ये कॉन्सेप्ट समझ में आना और इसके ऊपर के सम सॉल्व करना बहुत मैंडेटरी है दोस्त। उसके बाद देखना आपको एक समझ में आएगा, इसमें आपको अनफॉर्चुनेटली Z ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ता है और इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ता है। व्हाट डज दैट मीन? खुद फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसको मैं पापा ट्रांसफॉर्म बोलता हूँ, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जिसको मैं बेटा 1 ट्रांसफॉर्म बोलता हूँ और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जिसको मैं बेटा 2 ट्रांसफॉर्म बोलता हूँ। तो भाई 3 ट्रांसफॉर्म्स है और ये जो मोमेंट्स है ये सबसे बड़ा प्लेयर रहने वाला है आपके सॉल्विंग में, बिकॉज यहाँ पे आपको यहाँ से आपका सम का पहला पैच शुरू हो जाता है एनालिटिक फंक्शन के साथ। फिर आता है भाई आपको पूछा जाता है व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन। इस हार्मोनिक फंक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो देयर आर 4 प्रूफ्स। सबसे बड़ा प्लेयर जहां पे आप फोकस करोगे उसका नाम ही है वेक्टर डिफरेंशिएशन, क्योंकि आप देखोगे तो आपको 2 सवाल हमेशा वेक्टर डिफरेंशिएशन पे दिखाई देंगे। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों हम लोग M3 के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। अब इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में जितना मेरा एनालिसिस है भाई साहब, जितने सारे ब्रांचेस है उन सारे ब्रांचेस में अगर सबसे ज्यादा वाला वास्ट वाला अगर सिलेबस किसका है तो वो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। और इसीलिए बच्चों को M3 की प्रिपरेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। हमें यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स यूज करके जाना पड़ेगा और वही शॉर्टकट्स में आपको इस वीडियो द्वारा बताने वाला हूं। वीडियो पूरा देखो तभी जाके चीजें समझ में आएगी यार। ऑलमोस्ट 25-30 मिनट्स में वीडियो खत्म हो जाएगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आएगी जो आपने पहले कभी देखी नहीं है। मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स थे, उन पेपर्स का भी मैंने आमने सामने यहाँ पे लाके एनालिसिस करके रखा हुआ है। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर एक यूनिट खत्म होने के बाद आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। तो क्लियरली ये चीज आप दिमाग में अगर रखोगे तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई स्ट्रैटेजी के साथ। सबसे पहले तो हम लोगों का सवाल है क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। ये क्यों आया है? क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनी पढ़ाई शुरू की है, बट कंसिडरिंग दैट कि अब तक आपने ज्यादा कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया है, मैं आपको बता दूं एंडसेम के हम लोगों के पास 70 मार्क्स का पेपर होता है जहां पे 4 यूनिट्स के बारे में पूछा जाता है। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 देखा जाए तो हर एक यूनिट में 15 मार्क्स के आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, जो कि हर एक न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का होगा। और साथ ही साथ 10 मार्क के आपको एमसीक्यू अब तक पूछे गए हैं। लास्ट के 2-3 पेपर्स देखो तो इसका मतलब है अभी भी प्योरली पॉसिबिलिटी है कि भाई आपको टोटल 6 न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें से 4 न्यूमेरिकल्स 2-2 मार्क्स के और 2 न्यूमेरिकल्स आपके 1-1 मार्क के रहेंगे। अब ये स्ट्रैटेजी बताने के बाद मैं आपको एक और चीज के बारे में यहां पे जागरूक करने वाला हूं, वो ये है कि हमें भाई साहब हर एक यूनिट को डील करने के लिए कितना समय मिलता है। भाई आपको पता है, मुझे पता है 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे में 4 यूनिट, यानी कि हर एक यूनिट को खत्म करने के लिए आपको 37.5 मिनट्स लगेंगे, यानी कि 37 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलो, जहां पे हम लोगों को पूरा यूनिट खत्म करना है। बोलोगे सर क्या बात है सर, 4 यूनिट 37 में एकदम बढ़िया से कर सकता हूं? नहीं भाई, बहुत सारे यूनिट्स में बहुत सारे कैलकुलेशंस है जो कि आपको डिफिकल्ट जा सकते हैं, इसीलिए कैलसी का परफेक्ट यूसेज भी हमें समझ में आना चाहिए। मैं बहुत सारी चीजें आपको अभी बताने वाला हूं। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एक्सेल इन योर इंजीनियरिंग स्टडीज, कम जॉइन मी एट आलसी इंजीनियर। स्टार्ट ऑफ विद यूनिट नंबर 3 बिना टाइम गवाए। यूनिट नंबर 3 आपका है फोरियर ट्रांसफॉर्म एज वेल एज जेड ट्रांसफॉर्म। अब इसके पहले इन सब में शायद आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं फोरियर और जेड ट्रांसफॉर्म में जिस तरीके से पेपर सेट हुआ है, देखो भाई मेरे पास प्रीवियस 2 पेपर्स थे, तो ये जनवरी 23 का और ये जून 23 का। इस पेपर का मैंने जब क्लोजली एनालिसिस किया तो मुझे कुछ चीजें समझ में आई, मैं आपको चीजें बताता हूं। देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म में होता क्या है। फोरियर ट्रांसफॉर्म में दोस्तों आपको बेसिकली 3 तरीके के ट्रांसफॉर्म्स होते हैं। एक खुद फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, एक फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, खुद फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसको मैं पापा ट्रांसफॉर्म बोलता हूं, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जिसको मैं बेटा 1 ट्रांसफॉर्म बोलता हूं, और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जिसको मैं बेटा 2 ट्रांसफॉर्म बोलता हूं। तो भाई 3 ट्रांसफॉर्म्स है। 90% ऑफ द टाइम्स आपको बेटो से काम कराना है, यानी कि एफसीटी और एफएसटी से काम कराना होता है, और हार्डली आपका पापा ट्रांसफॉर्म वाला चीज सामने आता है। तो भाई साहब
पहला बेसिक काम आपको करना है, इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप देखोगे आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज दिखाई देंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इनके सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, किस तरीके से एफटी, एफसीटी और एफएसटी के फॉर्मूला बनते हैं। एज सुन एज यू आर देयर विद द फॉर्मूला, उसके बाद इसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स है। प्री रिक्विजिट्स क्या क्या पता होना चाहिए भाई हमें, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपको पता होना चाहिए इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, फिर इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स जैसे कि यूवी रूल है, या फिर आप ले लो ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स कॉस बी एक्स वाला कुछ रूल होगा, मतलब फॉर्मूला रहेगा। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो। ये सब कुछ कहाँ पे कवर्ड है, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में कवर है। आपको चाहिए तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म के बेसिक्स आलसी इंजीनियर आपको दिख जाएगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी कोर्स लिया उनको तो भाई पहला ही वीडियो जहां पे बेसिक्स है, उसके बाद शुरू होते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के सम्स। फोरियर ट्रांसफॉर्म के सम्स में आपको सबसे पहले अगर दिया गया है एफसीटी एफएस2 यूज करो तो डायरेक्ट यूज करो, लेकिन कई बारी सिर्फ फोरियर इंटीग्रल फाइंड करो पूछा जाता है, तब अगर फंक्शन इवन हो तो फोरियर कोसाइन यूज करना है, अगर फंक्शन ऑड हो तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज करें। मुझे पता नहीं है आपके दिमाग में कितना जा रहा है, अगर किसी ने पढ़ाई करी नहीं होगी तो उसके लिए काफी नया लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें बस दो ही चीजें, एक तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के सम्स और उसके बाद आता है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। जब भी कभी फोरियर ट्रांसफॉर्म के सम्स करोगे तो आपका फाइनल आंसर जो आता है वो हमेशा आता है एफ ऑफ लैम्डा में, और जब भी कभी इनवर्स फोरियर्स के सम खत्म करोगे फाइनल आंसर जो आता है वो हमेशा आता है एफ ऑफ एक्स में। अब बोलोगे क्या सर हमें पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा? जी हां, आपको पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? आप अगर ढंग से देखोगे ना, आपको चीजें पता चलेगी कि भाई साहब यहां पे फोरियर ट्रांसफॉर्म है, उसके बाद इन दोनों जगह पे आप देख सकते हो जेड ट्रांसफॉर्म पूछा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्म पूछा हुआ है। तो देखो अब दो चॉइसेस है, सर मुझे फोरियर इतना अच्छा नहीं आता है लेकिन मैं जेड ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे से कर सकता हूं। ऐसे लोगों ने ये वाला पहला जो सवाल है वो अटेम्प्ट करना है, जहां पे आपको सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म के एक सम के लिए डील करना पड़ेगा। लेकिन जब आप यहां पे आओगे तो यहां पे आपको z के साथ ऑरिंग में आ रहा है इनवर्स z, और यहां पे देख सकते हो देयर इज एप्लीकेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म व्हिच इज नथिंग बट डिफरेंस इक्वेशन। मैं बात करता हूं, रुकिए, ये तीन चीजें फोरियर में होने के बाद z में क्या है भाई, z ट्रांसफॉर्म की बहुत अच्छी स्टैंडर्ड पेयर बनी हुई है, उन पेयरिंग के साथ साथ प्रॉपर्टीज, और पता है इन दोनों को हम लोगों को यूज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सॉल्व सम्स ऑन Z ट्रांसफॉर्म। अब देखो हमेशा जितना सारा इलेक्ट्रिकल के लिए पैटर्न आया हुआ है, Z ट्रांसफॉर्म को हमेशा ऑरिंग में पूछा हुआ है इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म, और अगर कुछ बोला नहीं है तो आप मोस्टली जो आपके सम्स करोगे वो कौन सी मेथड से करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करोगे। इसका मतलब है यहां पे आपको एनी वन अगर बोला है तो भाई साहब आपकी लॉटरी, एक तो इनवर्स करो या फिर रेगुलर करो। बोलोगे सर अगर मैंने इनवर्स नहीं करा तो चलेगा क्या? मैं आपको चलो सटीक तरीका बताता हूं किस तरीके से वर्कआउट करना है, रुको। इसके बाद यहां पे एक डिफरेंस इक्वेशन करके एप्लीकेशन आता है। इफ यू गो बाय दिस एप्लीकेशन आपको एक समझ में आएगा, इसमें आपको अनफॉर्चुनेटली Z ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ता है और इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ता है। व्हाट डज दैट मीन सर? अब अगर आप पेपर पैटर्न, अब ध्यान से सब लोगों ने पेपर पैटर्न देखना है, मैं आपको बताता हूं कि आप पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर दिमाग लगाने के लिए जाओगे तो आपका दिमाग आपको क्या क्या कहेगा, तो मैं आपको बताता हूं। एक तो आप लोग फोरियर करके जाओ, Z ट्रांसफॉर्म करके जाओ, इनवर्स करके जाओ और एप्लीकेशन में आओ, ये सब कुछ करना पड़ेगा एक लॉट आपको। अब ये कब होगा? जब आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो टफ जाता है एंड Z ट्रांसफॉर्म के लिए आपको लगता है कि ये मुझे पल्ले पड़ रहा है या फिर मुझे समझ में आ रहा है। नहीं तो प्लान बी में बताता हूं मैं आपको। प्लान बी में आपको करना क्या होगा, आप सिर्फ Z ट्रांसफॉर्म कर लो, यहां पे फोरियर ट्रांसफॉर्म और साथ में इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लो। तो देखो भाई चॉइस आपके पास है, आपको किस हिसाब से जाना है, जिस हिसाब से मुझे पेपर पैटर्न दिखाई दे रहा है। हाँ थोड़ा बहुत इधर इधर होता है, लेकिन फिर भी दो टॉपिक होने की वजह से बहुत सारे लिमिटेशंस आ रहे हैं। तो देखो जिनको जाना है पढ़ाई के लिए, जिनको Z ट्रांसफॉर्म आसान जाता है वो लोग इस तरीके से जाओ, जिनको फोरियर ट्रांसफॉर्म आसान जाता है वो लोग इस तरीके से जाओ। आई एम श्योर अब आपको समझ में आया। चाहिए तो मैं इसकी सीक्वेंस ऊपर नीचे करके लिख देता हूं ताकि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म करो, क्या बोला था मैंने, Z कर लो और यहाँ पे इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म कर लो। तो भाई साहब इस तरीके से जाओगे तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म था ना, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म और Z ट्रांसफॉर्म, आई एम सॉरी। सो ये आपका बेसिक थीम है भाई साहब यूनिट नंबर
3 का। लेट्स गो फॉर यूनिट नंबर 4 नाउ। यूनिट नंबर 4 देखोगे तो अगेन आपको दो दो टॉपिक का यहाँ पे मर्जिंग दिखाई देता है। दिस इज समथिंग जो कि प्रॉब्लमेटिक है इस इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। दो टॉपिक का सेट बनाने की वजह से आपका सिलेबस बहुत बड़ा हो चुका है। देखिए तो सही, अब अगर आप यूनिट नंबर 4 के लिए जाओ तो आपको दिखाई देता है स्टैटिस्टिक्स और साथ में दिखाई देती है प्रोबेबिलिटी। इन दोनों के लिए भाई साहब कैलकुलेशंस, कैलसी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और एक सिंगल वैल्यू का कैलकुलेशन गलत गया तो आपको ट्रबल शूटिंग में बहुत समय लगेगा और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपका वो जो 37 मिनट्स में एक यूनिट खत्म करना है ना, उस पे इफेक्ट होने वाला है। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखो। आपका ओवरऑल अगर आप मुझे पूछो सर आपको क्या लगता है इसमें सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स कौन कौन है, तो भैया आप कुछ बोलो, इससे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजों को यहाँ पे जबरदस्त वाला टिक करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर है फॉर यू टू वर्क आउट ऑन। देखिए तो सही, मैंने पहले तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पे टिक करे जो जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आया हूँ स्टैटिस्टिक्स के प्लेयर्स कुछ है जिनको मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है। अब देखिएगा अगर ये करने के बाद मेरा पूरा पेपर वर्कआउट हो रहा हो तो सही है, नहीं हुआ तो बताइए आप क्या दिक्कत है और किस तरीके से दिक्कत है। चलिए देखो तो सही क्या पूछा है, किस तरीके से पूछा हुआ है। देखो जनवरी 23 का पेपर क्लियरली टेल्स अस कि पहले मोमेंट्स का सम है। अब ये मोमेंट्स कहां से आता है, देखिए तो सही, स्टैटिस्टिक में आपको टोटल 4 टुकड़े दिखाई देते हैं। एक जहां पे बेसिक्स है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, बहुत ही बेसिक चीज है। उसके बाद आपको सम्स दिखाई देते हैं मोमेंट्स की, और ये जो मोमेंट्स है ये सबसे बड़ा प्लेयर रहने वाला है आपके सॉल्विंग में, बिकॉज यहाँ पे आपको μ1 μ2 μ3 μ4 उसके साथ सॉल्व करना पड़ता है। कुछ कैलकुलेशन पूछे जाते हैं स्क्यूनेस और कुछ पूछा जाता है रिगार्डिंग कुर्तोसिस, तो ये आपको पूछा जाता है। इनके आंसर्स कहां से आते हैं, तो इसके लिए वो लोग आपको कुछ रॉ मटेरियल देते हैं दोस्तों। ये देखो μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश और क्या लिखा है मैंने μ4 डैश। तो रॉ मटेरियल से ही अपना प्रोडक्ट बनता है ओरिजिनल, तो वही चीज यहाँ पे ये दिस इज योर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से आपको 4 सेंट्रल मोमेंट, यार ये रॉ मोमेंट से, इससे आप 4 सेंट्रल मोमेंट निकालोगे और साथ ही साथ स्क्यूनेस और कुर्तोसिस का फॉर्मूला इससे रिलेटेड है, तो वो आप यहां से क्लियरली निकाल सकते हो। अब बोलोगे सर क्या ये सच में दिया जाता है, हाँ। अब इसमें सम्स के कुछ टाइप निकलते हैं, 2 टाइप। एक टाइप जहां पे आपको डायरेक्टली रॉ मोमेंट्स दिए जाते हैं, 4 क्वांटिटी कहीं पे आपको दिखी तो आप समझ लेना आपको ये 4 रॉ मटेरियल दिए हुआ है और आपको क्या करना है, सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा नहीं हुआ, तो इसका एक और टाइप बनता है जहां पे आपको एक्स और एफ के बारे में जानकारी दी जाती है। जब एक्स और एफ दिया जाता है तो इसका मतलब है देयर आर नो रॉ मोमेंट्स दैट हैव बीन गिवन, तो इसका मतलब है आप खुद मार्केट में जाओ, अपना अपना रॉ मटेरियल खरीदो और वो खरीद के फिर जाके अपना सेंट्रल मोमेंट बनाओ। तो आप मुझे पूछो तो ये जो टेबल वाली चीज जो एग्जाम में आई तो समझ लो आपका बहुत समय जाएगा, बिकॉज इसमें देयर इज नो रॉ मटेरियल गिवन। इसमें रॉ मटेरियल खुद लेके आओ, खुद कैलकुलेशन करो, फिर इसका रेगुलर सारे के सारे सेंट्रल मोमेंट्स के लिए कैलकुलेशन करो। तो ये बड़ा प्लेयर हो सकता है, इसके सम्स की प्रैक्टिस करो। दोनों का एक एक वर्जन भी बहुत अच्छे से अगर आप सॉल्व कर पाओ ना तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे बहुत अच्छे से। 5 मार्क के लिए सम पूछा जाता है। देखिए आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको मोमेंट का सवाल पूछा हुआ है और यहाँ पे भी आपको एक मोमेंट का सवाल पूछा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोरिलेशन और रिग्रेशन। ये कोरिलेशन जो है ना वो क्या होता है, आपको कोई 2 वेरिएबल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ उनका क्या कंपैरिजन है वो निकालना पड़ता है। इसके टोटल है 18 फॉर्मूलेस। बिल्कुल डरो नहीं, 18 नहीं करने पड़ते हमें, सिर्फ और सिर्फ इसके कितने फॉर्मूलेस करने पड़ते हैं दोस्त, हमें करने पड़ते हैं इसके सिर्फ 6 फॉर्मूलाज। कितने, 6 फॉर्मूलाज। और तो और ये जो कोरिलेशन है, इस कोरिलेशन का जो आंसर होता है उसको सिंबॉलिकली आर लिखा जाता है। दैट आंसर हैज टू बी इन बिटवीन, कितना लिखा है देख मेरे दोस्त, -1 से लेके 1। इसका मतलब है बहुत मेहनत करने के बाद जब आपका कोरिलेशन का आर का कोई आंसर आएगा और वो आंसर अगर गलती से 1.234 निकला तो समझ लो आप गलत हो, क्योंकि रेंज भाई उसकी -1 से लेके 1 के बीच में होती। तो इसका भी पैटर्न बहुत आसान है। अगर आप सम्स के लिए जाओ तो भाई आपको x और y दिया जाता है, मैं बताता हूं ओरली, x दिया जाता है, y दिया जाता है। आप बस प्यार से xy x² y², बस ये टेबल रेडी कर लो। एक बार ये टेबल रेडी कर लिया आपने तो उसके बाद आपके पास 6 फॉर्मूलाज है जो कि मैंने ऑलरेडी लिस्ट आउट करे। आप किसी भी बुक में देख सकते हो या फिर बेस्ट ऑप्शन आपको पता ही है कि ये अपने कोर्स में बहुत सही तरीके से दिया हुआ है। सेकेंड चीज रिग्रेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन इज सेड टू बी रिग्रेशन। इसका मतलब है ये जो कोरिलेशन का कुछ आंसर आया हुआ है, ये कलेक्टेड डेटा हम लोग रिग्रेशन लाइंस के लिए यूज करेंगे। ये रिग्रेशन लाइंस जो है इसमें आपको
2-3 तरीके के सम्स दिखाई देते हैं। आप देख सकते हो रिग्रेशन आपको यहाँ पे और आप देखोगे तो यहाँ पे भी दिखाई देता है। इसका मतलब है कोरिलेशन रिग्रेशन जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते आता है। एक ही जगह पे कोरिलेशन और रिग्रेशन नहीं पूछा जाता बिकॉज कोरिलेशन और रिग्रेशन में रिग्रेशन अगर आप देखोगे तो 80% उसमें कोरिलेशन यूज किया जाता है। इसका मतलब है इस रिग्रेशन में अपने को रिग्रेशन लाइन ऑफ y और ऑफ x के हिसाब से वर्क किया जाता है और इसमें भी आपका r निकलता है। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता है, 6 फॉर्मूला को यूज करके आप r निकालो, या फिर देयर इज वन मोर प्रोसेस जिसे कहा जाता है बीटा एक्स वाई इंटू बीटा वाई एक्स। ये जो है ना, ये बीटा एक्स वाई बीटा वाई एक्स या फिर बी वाई एक्स या फिर बी एक्स वाई उसे कहा जाता है रिग्रेशन के कोएफिशिएंट्स। आप जैसे जैसे ये टॉपिक्स करोगे आपको अंदाजा आना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक और चीज, सर क्या लगता है आपको ये सब कुछ करने में कितना समय लगेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। मैं आपको बताता हूँ, आपको मोमेंट कोरिलेशन और रिग्रेशन ये 3 ही टॉपिक अगर करने हैं, कंसिडर करने हैं, तो भाई मैं इधर पे उसका टाइमिंग लिख देता हूँ। मुझे जो पर्सनली लगता है, आप आपके हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज ओनली ऑफ 3 आवर्स का पार्ट, जहां पे एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आई ना, आप फटाफट आगे बढ़ सकते हो। अब बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी का क्या? देखो प्रोबेबिलिटी में मैंने बोला ना सिलेबस वास्ट है, लेकिन दिमाग लगाएंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे। बेसिक्स बेस थ्योरम, ये दोनों चीजों को फिलहाल आप जाओ मत। अब बोलोगे सर बेसिक्स में कितनी चीजें होती है यार? लोएस्ट प्रोबेबिलिटी 0, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1। हेड्स और टेल्स का देखोगे तो कॉइन टॉस करने के बाद हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ रहती है, टेल्स आने की हाफ। कुछ छोटी छोटी चीजें प्रोबेबिलिटी आप पहले भी सीख चुके होंगे। बेसिक्स में बहुत सारी चीजें आती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी आता है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आता है, बहुत सारी चीजें, एक्सपेक्टेशन फाइंड करना आता है, पीडीएफ आता है, सीडीएफ आता है। ये कुछ नहीं करना है आपको, आप बेस थ्योरम और बेसिक्स को स्किप करो, मैं बता रहा हूं आपको। और उसके साथ साथ अब तक का पेपर का एनालिसिस अगर आप देखोगे तो आप देखना, आपको बाइनोमियल पॉइजंस नॉर्मल, बाइनोमियल पॉइजन नॉर्मल, इसका मतलब है सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पे पूछा गया है, बाइनोमियल पॉइजंस और नॉर्मल। ढंग से करना। अगर आपने बहुत पहले अगर देखे होंगे वीडियो, तो मैं आपको बता दूं, यहां पे ये जो चीजें है ये पूरी तरीके से नई डाली हुई है, न्यू वीडियोस है, न्यू अपडेटेड कंटेंट है, सारे यूनिवर्सिटी आस्क्ड क्वेश्चंस मैंने कवर करके रखे हुए हैं। दोस्तों प्लीज इसको बहुत ढंग से देखना। अगर आपने ऐप पे देख रहे हो तो यूट्यूब वालों भाई साहब, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके सारे बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट, पॉइजन के कॉन्सेप्ट और नॉर्मल के कॉन्सेप्ट ढंग से करने पड़ेंगे। अब रहा सवाल, सर क्या लगता है काय स्क्वायर के पे वो सम आएगा क्या? सिलेबस में है लेकिन अब तक नहीं आया। मेरा मानना रहेगा, मेरा अनुमान रहेगा, कोशिश करो तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट इसको ऊपर ऊपर से करो, मतलब बहुत डेप्थ में इसको करने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसको कितना घंटे लगेंगे? मैं इसका टाइमिंग ले लेता हूं भाई। मुझे पर्सनली लगता है ये जो भाई साहब खत्म होंगे, ये भाई साहब खत्म होंगे 4 आवर्स में। तो अगर आप ओवरऑल पूछो कैलकुलेशंस करके, मतलब मैं बता रहा हूं सम्स प्रैक्टिस करके, मतलब आपका खुद का कैलकुलेशन, तो टोटल ये जो जाएगा ये 7 घंटे के लिए जाएगा। ये अगर आप मुझे पूछो टोटल, अगर आप इस स्ट्रेटेजी से जाओगे या फिर इस स्ट्रेटेजी से, ये आपका खत्म होना चाहिए 6 आवर्स और ये भी खत्म होना चाहिए 6 आवर्स में। तो मुझे लगता है आप यहाँ पे 6 आवर्स दे सकते हो, यहाँ पे 7 घंटे दे सकते हो। तो ये आपका नंबर 4 वाला यूनिट हो गया, जिसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कहते हैं। होपफुली यूनिट नंबर 4 आपको बहुत ढंग से समझ में आया। यूनिट नंबर 5 के लिए जाते हैं। यूनिट नंबर 5 के लिए जब हम लोग जाएंगे तो एक सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है वापस यहाँ पे 2 टॉपिक्स आए। इसका मतलब एक आया वेक्टर डिफरेंशिएशन, दूसरा आया यहाँ पे वेक्टर इंटीग्रेशन। भाई कर क्या रहे हैं ये लोग? क्यों आपको इतना परेशान कर रहे हैं? तो आप यहाँ पे देख लेना, जिस हिसाब से यहाँ पे चीजें जा रही है, आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी है। अब क्या लगता है सर आपको कौन सा टफ है? भाई नाम से ही पता चलता है, एक तो वेक्टर भी और इंटीग्रेशन भी है, तो ये वेक्टर इंटीग्रेशन बहुत टफ है। आप बोलोगे क्या सर क्या लगता है ये पूरा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जो बच्चे बिल्कुल पूरा मत कीजिएगा, तो आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बिल्कुल नहीं करना है। अब आप पूछोगे कि सर आपके पेपर का पैटर्न अगर आप देखोगे तो वहां पे देख लो गॉस डाइवर्जेंस है ही नहीं। और तो और ये इंडिविजुअली अलग अलग यूनिट्स पूछे जाते हैं, बाकी के ब्रांचेस के लिए अपने लिए दोनों इकट्ठा अगर आए हैं तो समझ लो डेटा बहुत ज्यादा होने की वजह से पूछा कम जाएगा। सिंपल चीज है। सर क्या लगता है मैंने किस पे फोकस करना चाहिए? सबसे बड़ा प्लेयर जहां पे आप फोकस करोगे उसका नाम ही है वेक्टर डिफरेंशिएशन, क्योंकि आप देखोगे तो आपको 2 सवाल हमेशा वेक्टर डिफरेंशिएशन पे दिखाई देंगे। आप कोई भी आपका पेपर उठाओ, ये देखो डी वेक्टर आइडेंटिटी, डी रोटेशनल, डी वेक्टर आइडेंटिटी, और तो और वेक्टर आइडेंटिटी में भी आपको यहाँ पे ऑरिंग दिया जाता है, मतलब कोई एक आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो चिल करो, मैं बताता हूं क्या करना है।
ये पूरा का पूरा पैच अगर आप वर्कआउट करोगे ना, इट विल बी द बेस्ट पार्ट, जहां पे बेसिक्स ऑफ वेक्टर के ज्यादा सवाल नहीं आते। बेसिक्स मतलब क्या होता है यार, वेक्टर होता क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और उसके साथ साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। छोटा सा वीडियो है, क्विकली भी देख सकते हो। उसके बाद आता है वेक्टर डिफरेंशिएशन का इंट्रो, जहां पे आर बार dr बार बाय dt यानी कि टेंजेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है बताया गया है। हाँ, उसके बाद आया है dd, जो कि सबसे बड़ा पैच है, सबसे बड़ा पार्ट है। इस dd का मैं अगर आपको फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला है डेल फाई डॉट ए कैप। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी यूज होता है, यूनिट वेक्टर भी यूज होता है, और तो और डेल मतलब डेरिवेटिव निकालता है वेक्टर वाला। सो ये आपका वेक्टर ऑपरेटर है जो कि डेरिवेटिव का काम करता है, और फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहले डेल फाई को निकाल लो, फिर एक आपको अलग अलग तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, और उनका आप बाद में क्या लिख सकते हो, ले सकते हो, डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो। इस कॉन्सेप्ट पे आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव बेस्ड है। यहाँ पे आपको फाइंड एंगल वाले भी सम्स कभी कभी पूछे जाते हैं, तो एंगल भी अगर आपको निकालने, इस पूरे के पूरे टॉपिक में वेक्टर डिफरेंशिएशन के सम्स आएंगे। एंगल पूछा, डॉट प्रोडक्ट ठोको, जहां पे भी आपको एंगल वर्ड आएगा वहां पे आपको डॉट प्रोडक्ट डालना है। ये आपको जब वीडियोस दिखाई देंगे तो उसमें भी मैंने क्लियरली बोला हुआ है, इसमें आपको ये चीज करनी है। नेक्स्ट सर, ये वेक्टर आइडेंटिटी के बारे में बताओ ना। वेक्टर आइडेंटिटी के भाई साहब टोटल कितने फॉर्मूलाज है? ये देखो 18 फॉर्मूले। सम्स देखोगे अराउंड 12-13 सम्स है। तो मैं आपको बताता हूं, इसको 18 फॉर्मूलाज करने के बाद इसके सम्स को आप थोड़ा सा चिल करो, स्केल डाउन करो, बिकॉज आपको यहां पे आता क्या है दोस्त, आपको आता है ओरिंग में वेक्टर आइडेंटिटी, मतलब एनीवन। दोनों वेक्टर आइडेंटिटी के सम्स रहते हैं, उसमें से आपको कोई भी एक सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है। जितने मैंने दिए हैं उतने भी किए तो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। मैं वापस बता रहा हूं, कोई यहां पे शॉर्टकट नहीं मारेगा। रीजन बताता हूं कि भाई साहब ऑलरेडी मैंने आपको इन दो टॉपिक में से बोला है कि आप सिर्फ और सिर्फ वेक्टर डिफरेंशिएशन अच्छा करके जाओ, ताकि आपके 10 मार्क्स जो है वो यहां पे कव्हर हो जाएंगे, और काही करून तुम्हाला जर ते 10 मार्क्स आणायचे असतील तर हा टॉपिक करायला लागेल। नेक्स्ट सर, मग वेक्टर आइडेंटिटी हो गया, उसमें आपने बता दिया। इररोटेशनल में क्या है? ये तो बहुत ज्यादा इजी है। इररोटेशनल में आपको कोई भी दिया गया आपका जो वेक्टर होता है उसको क्लियरली क्या करना है भाई, उसका क्रॉस प्रोडक्ट दिखाना है 0। अब धीरे धीरे जब करोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, और उसके बाद आपको फाइंड करना पड़ता है एक फाइन नामक इंसान जो कि इंटीग्रेशन करके छोटा मोटा रहता है, उसको लेके आप यहां पे सॉल्व कर सकते हो। ये पूरा का पूरा पैच आपको करना है। देखो भाई, मैं सबसे ज्यादा समय इसी के लिए दूंगा, तो मैं आई विल कंसीडर 4 आवर्स फॉर दिस। लेट्स से 4.3 मतलब 4.5 आवर्स कंसीडर करते हैं, ज्यादा नहीं, राइट। तो ये मेरा 4.5 आवर्स वाला आया। अब सर वेक्टर इंटीग्रेशन में आपको क्या लगता है? मैं बताऊं आपको, वेक्टर इंटीग्रेशन में आप बस इसको कर लो। देखो क्या बोला है मैंने आपको, लाइन इंटीग्रल। अब बोलोगे सर क्या कहना क्या चाहते हो भाई? लाइन इंटीग्रल के अगर आप देखोगे तो दो पार्ट्स में आप इसको तोड़ सकते हो, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें से पार्ट 2 में आप किस तरीके से इसका पोलर मतलब सर्कल या फिर एलिप्स वाला जो सम का पैटर्न है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो पार्ट 2 वाला जो पैटर्न है वो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, किस तरीके से सर्कल और एलिप्स के हिसाब से सम्स पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर 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 आपने लाइन इंटीग्रल करा, लाइन इंटीग्रल करो, राइट, एंड ग्रीन्स थ्योरम पे 50% डिस्काउंट लो, देखो भाई क्या समझा आपको। इसका मतलब है जो भाई साहब अच्छे से लाइन इंटीग्रल करेंगे उनको ग्रीन्स थ्योरम में 50%, मतलब अगर 10 समय तो 5 या 6 सम्स तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएंगे। इमीडिएट बेसिस पे कुछ करना ही नहीं है। अब ये लाइन इंटीग्रेशन पता कैसे चलता है? आपको बोला जाता है वर्क डन, या फिर आपको बोला जाएगा इंटीग्रेशन, ये ऐसे लिखा जाता है, दिस एफ बार डॉट डी आर बार, ऐसे लिखा जाता है। इसी को कहा जाता है वर्क डन, और इसी को कहा जाता है लाइन इंटीग्रल। तो ये बस आपको बहुत ढंग से आना चाहिए। ये जिसको आएगा उसके बाद उसको ये ग्रीन्स थ्योरम ऑलरेडी आपको बोनस मिल जाएगा। बोलोगे इसकी जरूरत क्या है? ढंग से यहाँ पे देखो, आपको लाइन इंटीग्रल है तो उसको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ग्रीन्स थ्योरम। यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम है तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? लाइन इंटीग्रल। तो इसका मतलब है जानकारी जितनी मैं चाहता हूं एक्सट्रीम केस में आप
कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। तो आप यहाँ पे लाइन इंटीग्रल और ग्रीन थ्योरम को कंपलसरी करके जाओ। बोलोगे कितना समय लगेगा सर? एज यूजुअल मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई, मैं अपने 2 घंटे या फिर 2.5 आवर्स दे देता हूँ। चलिए, तो मैं यहाँ पे आई कैन सिंपली राइट, ये दोनों को एडिशन करके यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टोटल आपको यहाँ पे इस यूनिट को करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 7 घंटे। देखिए भाई, आपने यूनिट नंबर 5 में 7 घंटे, यूनिट नंबर 4 में 7 घंटे, यूनिट नंबर 3 में 6 घंटे, यानी कि अब तक अपनी 20 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। और इस तरीके से हम लोगों को वर्कआउट करना है यूनिट नंबर 5। आई एम श्योर यूनिट नंबर 5 की एनालॉजी समझ में है। क्या नहीं करना है ये बहुत जरूरी है आप समझ लो, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न इस तरीके से जाता है। रहा सवाल, सर व्हाट इफ अगर यहाँ पे उल्टा पुल्टा कुछ आया? भाई हो सकता है, गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी कंटेंट इतना ज्यादा है, आपको इस पे 10 मार्क का आएगा ही आएगा। तो आप ये पकड़ के चलो कि ये 10 मार्क्स, और देखो भाई इस पे या फिर इस पे एमसीक्यूज आएंगे, छोटे मोटे रहते हैं। एमसीक्यूज का पैटर्न जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बेस्ड रहता है। तो आपको ओवरऑल जितना यूनिट नंबर 5 के बारे में बताया पूरा समझाया क्या? बताइए। यूनिट नंबर 6 के लिए जाते हैं। यूनिट नंबर 6 जो है वो है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। मैं आपको बता दूं सिर्फ 2 ब्रांचेस को ये यूनिट है, एक है आपकी इलेक्ट्रिकल और दूसरी है ईएनटीसी। इन दोनों को ही ये पूछा जाता है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए? तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में 2 टाइप्स निकलते हैं एज यूजुअल। इसमें भी 2 टुकड़े हैं, एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। चलो आपको मैं एकदम सीधा सीधा बताता हूं। एनालिटिक फंक्शन मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लेट्स से एफ ऑफ जेड है, वो एफ ऑफ जेड अपने को एनालिटिक फंक्शन अगर दिखाना है, देखो नाम लिखा है यहाँ पे, एनालिटिक फंक्शन दिखाना है, इसका मतलब है उसने कुछ सेटिस्फाई करना है, और जो सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन होती है उसे कहा जाता है सीआर इक्वेशंस। क्या कहा जाता है? सीआर इक्वेशंस। अब एनालिटिक फंक्शन जब बोला जाता है तो इसका मतलब उन्होंने सेटिस्फाई करना चाहिए सीआर इक्वेशन। यहां से आपका सम का पहला पैच शुरू हो जाता है एनालिटिक फंक्शन के साथ। फिर आता है भाई, आपको पूछा जाता है व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन। इस हार्मोनिक फंक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो देयर आर 4 प्रूफ्स। अब तक का जो पेपर अगर आप एनालिसिस करोगे, मैं वही देख रहा था आपका, तो यहाँ पे पेपर में देखो कहीं पे प्रूफ नहीं पूछा है, लेकिन ईएनटीसी वालों को बहुत बारी प्रूफ पूछा है। हर एक पेपर में एक प्रूफ कम से कम आया हुआ है। अब मेरा सजेशन क्या है, अगर आपके पास समय है, अच्छा खासा पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग प्लीज ये जो है एनालिटिक फंक्शन, फर्स्ट वीडियो है, सेकेंड वीडियो इज नथिंग बट आपका हार्मोनिक फंक्शन का है। तो एनालिटिक फंक्शन, उसके बाद है आपके पास हार्मोनिक फंक्शन। अब आप जाओगे ये दोनों के बाद, यहां पे एक बहुत ही खतरनाक प्लेयर है जिसका नाम मैं आपको बताता हूं। ये आपके सिलेबस का सबसे बड़ा प्लेयर है। देखो क्या है, दिस मेथड इज नोन टू बी एज मिलने थॉमसन। अब बोलोगे सर मिलने थॉमसन लिख के आता है क्या? नहीं आता है। वहां पे ऐसे बोला जाता है कि आपको u दिया है, आप फंक्शन ऑफ z निकालो, या v निकालो, v दिया है, u निकालो, फंक्शन ऑफ z निकालो, u प्लस v दिया है या u माइनस वी दिया है। ये 4 टाइप जब आपको दिए जाते हैं और उसके बाद किसी और को फाइंड करने के लिए, फिर फंक्शन को फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, तब मेरी बात समझ लो, उसे हम लोग कहते हैं मिलने थॉमसन की मेथड। और आप आपके सारे पेपर्स देखो, ऑरिंग को भी मिलने थॉमसन है, इसका मतलब है मिलने थॉमसन को मिलने थॉमसन, मिलने थॉमसन को मिलने थॉमसन, इसका मतलब है मैंडेटरी पार्ट है। करना क्या पड़ता है? बेसिक स्टेप्स बताओ क्या? बताता हूं। पहले आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करो, फिर इस पे सीआर इक्वेशन अप्लाई करो, उसके बाद आप एफ डैश ऑफ जेड निकालो, और उसके बाद इंटीग्रेट करके आप किसको निकाल सकते हो? एफ ऑफ जेड को निकाल सकते हो। ये जब आप कर रहे हो तो यहीं पे आपका मिलने थॉमसन का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि आपको यूज करना है। ये भाई साहब थीम है। अब बोलोगे आप इतना श्योरिटी से कैसे बता रहे हो? तो बताता हूं। अब जब मैंने ये सिखाया था तब मैंने क्या करे थे, स्टेप्स लिख के दिए थे क्लियरली। तो अगर आप बाय चांस कोर्स में देखोगे तो आपको मिलने थॉमसन मेथड की स्टेप्स दिखाई देंगे, विच इज एक्सट्रीमली फैंटास्टिक, बिकॉज उसकी वजह से आपको एक लाइनअप पता चलता है कि यार थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हुआ तो भी मेरे पास u है, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा, फिर सीआर इक्वेशन यूज करूंगा, फिर एफ डैश ऑफ z बनेगा। कुछ इस हिसाब से आपकी पूरी की पूरी थीम आगे बढ़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना और इसके ऊपर के सम सॉल्व करना बहुत मैंडेटरी है दोस्त। उसके बाद देखना नेक्स्ट है आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें भी 2 टाइप निकलते हैं, एक मैट्रिसेस वाला टाइप मैंने सिखाया हुआ है, और आपको बच के रहना है इन वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो ये वर्ड प्रॉब्लम जल्दी से समझ में नहीं आते। अब मैंने जितने दिए उतने समझ में आए तो उतना ही करो, अगर नहीं समझ में आए तो छोड़ दो, लेकिन मैट्रिसेस वाला पार्ट आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, बिकॉज आप देख सकते हो बीएलटी को बीएलटी, बीएलटी को बीएलटी, यानी कि आपके 10 मार्क अगर आपको कवर करने तो लेट्स गो टेक्निकली 10 मार्क कवर करने तो मिलने थॉमसन ढंग से करो,
और मिलने थॉमसन आने के लिए एनालिटिक फंक्शन ढंग से करना पड़ता है, और उसके बाद बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स वाले सम तो जरूर आपको करने होंगे और खुद सॉल्व करके देखने होंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, आपके मार्क्स यहाँ पे अदरवाइज कट सकते हैं। और उसके बाद आता है 3 सेक्शंस आते हैं, उसमें से चलो आपको पहले तो मैं खुशी दे देता हूं, आपको ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाला पार्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो बचा कितना, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम और दूसरा बचा कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। मैं आपको सच्ची में बताऊं, नाम इंटीग्रल है लेकिन एक भी इंटीग्रेशन यहां पे सॉल्व नहीं करना है। इतना ये आसान है मेरे भाई कि आप जब पढ़ोगे, वीडियो देखोगे ना, आपको क्लिक होना शुरू हो जाएगा चीजें। इसके लिए एक रीजन रेडी करना बहुत जरूरी होता है, और रीजन मोस्टली दिया जाता है मॉड z माइनस सी z माइनस आर, इस हिसाब से कुछ दिया जाता है। तो जो भी दिया जाता है वो सर्कुलर रीजन होता है, उसके अंदर अगर आपका पोल हो तो कैलकुलेशन करो, वो घर का बंदा है। अगर बाहर पोल आया तो वो कैलकुलेशन आप जीरो करोगे, डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो, आपको पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं। तो जितना नाम से ये भयानक लगता है उतना भयानक ये है नहीं, तो इसीलिए ये 2 चीजें भी आपको कंपलसरी करनी होगी। तो मैं टिक मार्क तो कर ही रहा हूं, और ये एनालिटिक फंक्शन, तो ये मेरे हिसाब से मैंने इन सारे लोगों को यहाँ पे आपको बॉक्स करके दिया हुआ है। अब सर जी बताओ ना कितना समय लगेगा ये सॉल्व करने के लिए। एज यूजुअल भाई साहब, जितना मैं समझ पा रहा हूं, अगेन दिस विल टेक अराउंड 7 आवर्स फॉर यू। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा यूनिट आपके जेब में हो सकता है। मैं वापस बता रहा हूं, प्लीज रेफर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत जरूरी होता है आपको एक एनालॉजी पता चलने में कि 5 मार्क के लिए क्या डिफिकल्टी लेवल पूछी जाती है। सेकंड चीज, सर मेरे पास डिकोड है। भाई साहब जिसके भी पास डिकोड है कोई मतलब नहीं है, बिकॉज डिकोड में बहुत पुरानी पुरानी चीजें भी आपको दी जाती है, जो कि अब सिलेबस के हिसाब से, जैसे तब 8 मार्क के लिए पूछा जाता था, अब है कोई 8 मार्क का सवाल नहीं आता है। तो ये डिफिकल्टी लेवल अलग अलग बनती है। सेकेंड चीज, अब ये जो आप देख रहे हो यहां पे आप देखोगे तो मैंने पूरा कोर्स बहुत मेहनत करी है, आप देखोगे तो अपडेट करा है। तो आपको बीच बीच में मैसेजेस आए होंगे कि कोर्स अपडेट हो रहा है, कंटेंट अपडेट हो रहा है, कुछ वीडियोस नहीं दिखेंगे कुछ दिखेंगे, ये आपको लगा होगा। तो प्लेटफॉर्म अपडेट हुआ है, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैंने अपडेट करे। फिर वो यूनिट 6 हो, यूनिट 5 हो, यूनिट 4 हो, जो भी यूनिट हो, मैंने ढंग से सब कुछ किया हुआ है। आपको पीडीएफ बहुत ध्यान से देखना होगा, पीडीएफ के बाहर से कुछ मत करो, सिर्फ पीडीएफ करोगे तो भी मोर देन इनफ है भाई साहब, उतना तो कर लो, वो भी बहुत ज्यादा है अपने लिए, राइट। आई एम श्योर बच्चों आपको ये सारा सब कुछ समझ में आ चुका होगा, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से, ऑल माय बेस्ट विशेस आर विथ यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।